गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ऑडियो वीडियो क्लियर ना सब कुछ? यस सर। ओके, यस सर। तो आप लोगों को तो डबल धमाका सहनी पड़ रही है, 2 चैप्टर एक बार में। कोई टेंशन नहीं ना हो रहा आप लोगों को स्टूडेंट्स? आई सपोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीरियडिक टेबल एक बहुत ही सिंपल सी चैप्टर है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग साथ में पढ़ लेंगे, ताकि जो समय के रेस में आप लोग थोड़ा पीछे हो गए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंट्री में होंगे जो पढ़ाई स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिए हैं और वो आगे बढ़ गए हैं। तो आपको उस रेस में लाने के लिए हम लोग थोड़ा आप पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो आप लोग उस प्रेशर को सहने के लिए रेडी हो कि नहीं हो स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। ओके, और आज मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? पेन कनेक्टेड नहीं है, इसलिए काम नहीं कर रहा। चलिए, नाउ इट्स ओके। देखो, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, हम लोग इस चैप्टर में कुछ ऐसे केमिस्ट्री के बेसिक चीजों को देखेंगे। केमिस्ट्री के कुछ ऐसे बेसिक चीजों को देखेंगे जो हमें केमिस्ट्री को अच्छे से समझने में मदद देगा। ओके, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ टर्म्स या कुछ नियम जो केमिस्ट्री को हमें एकदम मतलब बेसिक लेवल से समझने में मदद करेगा, वो सारे चीजों को कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। देखो, इस चैप्टर के बारे में बोला क्या जाता है, अक्सर टीचर या अक्सर केमिस्ट जो होते हैं इस चैप्टर के बारे में बोलते हैं कि इस चैप्टर में उन नियमों को पढ़ा जाता है जिनको एटम फॉलो करके डे टू डे लाइफ की हर चीज को बनाता है। मतलब इस चैप्टर में उन कुछ नियमों को हम देखेंगे जिसे एटम फॉलो करता है और ब्रह्मांड की चीजों को बनाता है। ओके, तो चलिए उन कुछ नियमों को देखते हैं जिसे एटम फॉलो करती है दुनिया की हर चीज को बनाने की। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, बहुत स्टार्टिंग जमाने की बात है, मतलब जब साइंस अपने प्रगति पे था, जस्ट स्टार्ट किया था साइंस अपने प्रगति को, तो उस जमाने में एक नियम आया दैट इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसके अंदर में 4-5 नियम आते। ओके, तो चलिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर में जो सारे नियम आते हैं उनको पहले एक बार देख लेते हैं। अब बात की जाए तो इनके बिना तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाता है। कोई इनका नाम बता सकता है मुझे क्या? कोई इनको पहचान रहा है? कोई कौन है बच्चा? ये हिंट दूं? चलो, इनका नाम का जो फर्स्ट पार्ट है वो ए से शुरू होता है और जो लास्ट पार्ट है वो एल से शुरू होता है। गेस करो। लेवोसियर। यस, एंटोनी लवोसियर। एंटोनी लवोसियर। एंटोनी लवोसियर ने 1773 में, बहुत पुरानी कहानी, 1773 में एक नियम दिया था दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब ये नियम क्या बोलता है? देखो, ये नियम बोलता है कि किसी भी प्रकार की बदलाव में, किसी भी प्रकार की बदलाव में, चाहे वो फिजिकल बदलाव हो चाहे वो केमिकल बदलाव हो, उसमें मास में कोई चेंज नहीं आएगी, मास में कोई नेट चेंज नहीं होगी। तो एंटोनी लवोसियर का नियम बोलता है किसी भी प्रकार के चेंज में, किसी भी प्रकार के बदलाव में मास में नो चेंज होगा। इसका मतलब रिएक्शन से पहले आप जितना मास लेते हो, मतलब मान लो 10 ग्राम रिएक्टेंट लेते हो, तो रिएक्शन होने के बाद भी आपको 10 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगी। जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगी। ओके, ये नियम यही बोलता है, बहुत सिंपल सी नियम है,
will be equal to mass of product. यदि सिंपल भाषा में मैं बोलूं बच्चों तो आप लोगों को ये भी बोल सकते हो कि लिख सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, जैसे एक सिंपल सा आपको मैं रिएक्शन लेके समझाऊं, यदि मान लो मैं हाइड्रोजन लिया और क्लोरीन लिया, दोनों कंबाइन करके बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ओके, गॉट इट। अब देखिएगा, एक हाइड्रोजन के मास को हम लोग 1U बोलते हैं। आप सभी को मालूम होगा हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U होता है, क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5U होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 2U बोल देंगे। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है तो 35.5 × 2 तो 75U हो जाएगा। ओके, ये रिएक्टेंट की मास, प्रोडक्ट की मास यदि है तो हाइड्रोजन 1 हो गया, क्लोरीन 5.5। अब बच्चा मुझे बताओ तो 2U + 71U क्या होती है? 70U। ओके, 73U आ रही है। मतलब मैंने जितना रिएक्शन किया था हाइड्रोजन क्लोरीन मिला के जो हमें मास मिल रहा है ये 73 यूनिफाइड मास, which is equal to mass of product, that is 73 unified mass। तो जितना रिएक्शन किया था उतना ही प्रोडक्ट हमें मिला। ओके, वेरी सिंपल नियम। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है ना, पहले यू को क्या बोला जाता था? यू को AMU बोला जाता था, एटॉमिक मास यूनिट। बाद में उसको बदल के यूनिफाइड मास कर दिया गया। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। फिजिकल और केमिकल से में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता में न्यू प्रोडक्ट। जैसे यदि सिंपल भाषा में हम लोग बात करें, ठीक है ना, मान लो मैं दूध लिया, मिल्क, ठीक है ना, मिल्क लिया और मिल्क फट के बन गया उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ओके, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। अब लैक्टोज जो लैक्टिक एसिड में बदल गया वो वापस लैक्टिक एसिड। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यदि 1 kg मिल्क लिया होगा तो दही भी मुझे कितनी मिलेगी? 1 kg ही मिलेगी। वेरी सिंपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना आप पहले लेते हो बाद में आपको उतना ही। अब मान लो मैं आइस लेता हूँ, आइस मानो अब मैं यदि 1 kg आइस लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है पानी भी मुझे 1 kg ही है इसको। ओके, गॉट इट। और आपको मालूम होनी चाहिए कि फिजिकल चेंज में फॉर्मूला सेम रहता है। आइस का फॉर्मूला H2O सॉलिड होगा तो वाटर का फॉर्मूला H2O लिक्विड होगा। फॉर्मूला में तो कोई बदलाव नहीं आई, दिस इज अ फिजिकल चेंज। बट यहाँ पे फॉर्मूला में बदलाव आएगा, लैक्टोज बनी। चलो, यही नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बोलता है किसी फिजिकल या केमिकल चेंज में मास में कोई बदलाव। वेरी सिंपल नियम और कुछ नहीं है इसमें। अब आगे जब आज चेंज का बात है, तो एज पर आइंस्टाइन
जहाँ पे एनर्जी और मास आपस में चेंज हो सकती है, तो इस जगह पे नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियर चेंजेस में होता है मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब न्यूक्लियर चेंज एग्जैक्टली क्या होती है, तो इस पे आपको दिमाग नहीं लगानी है। ये मैं जब आप लोगों को न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा न्यूक्लियर चेंज क्या होता है। बस दिमाग में रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर चेंजेस में नहीं वैलिड। ठीक है, चलिए वेरी सिंपल, आप लोग सभी जानते हो इसके बारे में। वैसे चलो, क्या ये वाला जो क्वेश्चन है आपको लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है? क्या लग रहा है आपको? Yes, क्या sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस क्वेश्चन में Yes, वैलिड? sir. यस सर। देखो Yes, sir. हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बन गया। बट मुझे एक बात बताना, मैं जो कर रहा हूँ आप मुझे बताना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं इसको बनाता हूँ, आप मुझे बताना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। 2 ग्राम, ये वाला 32 ग्राम, और ये वाला हो गया 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम। बट भैया इधर तो आ रही है आपकी, कितनी आ रही है? 32 और 34 ग्राम आ रही है, और इधर आ रही है 18 ग्राम। ये लॉ तो वैलिड नहीं दिख रहा है। मैंने बैलेंस नहीं है। बैलेंस करेंगे सर। यस, Balance. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि भैया बैलेंस कर इक्वेशन को पहले, फिर आगे बात होगी, ठीक है ना? तो इक्वेशन को पहले मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं? जब बैलेंस करूंगा ठीक है, चलो मैं लिख सकता हूँ दिस इज 32 ग्राम और इनटू 2 होगी, तो 32 प्लस 4 हो गई 36 ग्राम, और 6 4 मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये लॉ वैलिड है कि नहीं? चलो दे रहा हूँ, आप लोग इसको बना लेना, ठीक है ना? इसको आप लोग बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। बट चलो मैं आप लोग से थोड़ा आपकी कॉन्सेप्ट को चेक कर लेता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दो। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होती है, ठीक है? और उसको ट्रीट किया गया किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, NaCl। क्या प्रोडक्ट बनती है? AgCl plus NaNO3 वेरी गुड, वेरी गुड। और ये किस टाइप की रिएक्शन है? आपने जूनियर क्लास में पढ़ा डबल होगा, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का। कौन सा प्रेसिपिटेट आप बता सकते हो? AgCl। AgCl. मतलब मेरे बच्चे जितने यहाँ पे हैं थर्ड बैच, मुझे पहले से लग रहा था थर्ड बैच के बच्चे थोड़े हैं। ओके गुड, व्हाट इज, मतलब आप लोग 10 में मेहनत किए हो, मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप बना लेना, इक्वेशन आपको लिख दिया हूँ, यू कैन डू इट। इस इंसान को कोई पहचानते हैं? एकदम मतलब सूट बूट पहने हुए हैं, कोई पहचानते हैं इनको? बहुत ठंडा लग रहा है शायद इनको। व्हाट इज हिज नेम? एनीबॉडी? बेटा आपने पढ़ा है, देखो आपने पढ़ा है जूनियर क्लास में सारी चीज़। और यही मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, आप अपने जूनियर बच्चों को ये सिखाना कि आप जो 9 10 में पढ़ते हो वो कंटिन्यू होती है 11 12 में आज, बट उसका लेवल थोड़ा बढ़ता है। चलो मैं हिंट देता हूँ, आप पहचानना। इनके लास्ट नेम में P आता है और फर्स्ट नेम में J आता है। पहचानो पहचानो। इन्होंने एक नियम दिया था 1797 में। चलो आगे का पूरा नाम बता देता हूँ, जोसेफ। क्या बताओ? नहीं सर, वही बोल रहे थे। जोसेफ प्राउस्ट, याद आया? लॉ ऑफ Yes. डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ये नियम आई थी 1797 में। देखो इस डेट के लिए काफी कंट्रोवर्सी है, ओके? इस डेट के लिए काफी कंट्रोवर्सी है, बट आप मान के चल सकते हो मैं जो डेट दे रहा हूँ इट्स लगभग ओके। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, वो नियम क्या बोलता है वो मैं आपको डेफिनेशन उस नियम का बाद में बताऊंगा, पहले उस लॉ को समझा दे। देखो
जोसेफ प्राउस ने बोला था कि मान लो आप एक केमिकल कंपाउंड लेते हो, मान लो मैं वाटर लिया, वाटर एक केमिकल कंपाउंड, ओके। एक केमिकल कंपाउंड आप कहीं से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाटर को मान लो मैं कुआं से ले आया, वेल से ले आया, ओके। वाटर को मैं रेन वाटर से ले लिया, बारिश हुई वहां से मैंने पानी ले लिया। वाटर को मैंने लैब में प्रिपेयर कर लिया, ओके। मुझे एक बात बताओ, मैं पानी कुआं से लूं, तालाब से लूं, समुंदर से लूं, या लैब में बनाओ, या कहीं से लाओ पानी, मुझे बताओ पानी का फॉर्मूला हर केस में सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। सेम सेम होगा। सेम होगा ना। यदि जैसे कि मैं बात करूं, मान लो ये जो वाटर है, ओके, इसमें हाइड्रोजन की मास का मैं बात करूं, ठीक है ना, तो कितना है? 2U बोल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एक 16U होता, मालूम है ना, मास 16U होती है। तो यदि मैं इसको काटूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास के हिसाब से रेशियो क्या है? 1:8 है ना, 1:8 है। तो जोसेफ प्राउस बोलता है कि कोई भी आप केमिकल कंपाउंड ले लो, कोई भी आप केमिकल कंपाउंड ले लो, ये फर्क नहीं पड़ता है कि किस सोर्स से लाए हो आप उसको, कि कहां से लाए हो आप उसको, वो फर्क नहीं पड़ता है। बट ये एक जनरल फैक्ट है कि उसमें जो सारे एलिमेंट होंगे, उसमें जो सारे एलिमेंट होगी, वो वेट के मुताबिक सेम प्रोपोर्शन में रहेगी। मैं वाटर कुआं से लूं, उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो 1:8 होगा। मैं वाटर बारिश वाला पानी लो, उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8। लैब में बनाओ, उसमें भी 1:8 होगा। समझ गए? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही बोलता है कि एक केमिकल कंपाउंड आप कहां से लाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें जो एलिमेंट है वो मास के मुताबिक एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगी, वो एक जनरल सच्चाई। समझ गए? अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी हर जगह वैलिड नहीं, ओके। कहां वैलिड नहीं हो सकता है? कोई बच्चा थोड़ा दिमाग लगा सकता है कि कहां वैलिड नहीं हो सकता है, कहां वैलिड नहीं हो सकता ये? आइसोटोप्स में। गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर देवांश। वेरी गुड देवांश। देखो, आइसोटोप बोलता है, जैसे मैं चलो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है ना। अब मालूम है आप लोगों को कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 17, 18 हो सकता है। 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। आइसोटोप्स मालूम है ना, एटम एक ही एलिमेंट के, बट उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ऑक्सीजन मानो मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया है जिसमें ऑक्सीजन की मास नंबर 16U है, ओके। और एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया है जिसमें ऑक्सीजन की मास नंबर मान लो 18U है ना। ऑक्सीजन के डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो कार्बन का 12 होता है, 12:32 रेशियो आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 12:36 आ रहा है। यदि सिंपल फॉर्म में बात करें तो 3:8 होगा और 3:9 होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो डिफरेंट जगह से लाया तो थोड़ा मास में डिफरेंट हो गया, मास रेशियो में डिफरेंस हो गया, ओके। तो आइसोटोप्स को यदि कंसिडरेशन में आप ले लेते हो तो ये नियम वैलिड नहीं होगा, ओके। लॉ नॉट वैलिड, okay, if isotopes taken into consideration। ठीक है ना। यदि आप दिमाग में आइसोटोप ले आते हो तो ये लॉ वैलिड नहीं। सिंपल दिमाग में रखना कि आइसोटोप यदि दिमाग में ले आया तो ये लॉ वैलिड नहीं, ओके। वेरी सिंपल। चलो, ये तो एक बहुत सिंपल कहानी में बात कर रहा हूं आपसे, बट इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे दो, देखते हैं कौन बच्चा मुझे इसका जवाब देता है। बोल रहा है
कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको ना मालूम। Na3Al(F6). दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। अब बोला जा रहा है कि क्रायोलाइट में एल्युमिनियम की कॉम्पोजिशन कितनी है, मतलब एल्युमिनियम की कितनी परसेंट है। अब देखो क्रायोलाइट तो एक केमिकल कंपाउंड है। अब क्रायोलाइट में कहीं से उठा के ले आऊं, उसमें तो एल्युमिनियम का जो परसेंटेज रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी आंसर राइट है, जरा बता देना मुझे। चलिए, कौन इस बच्चा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा, देखते हैं। तो क्या करना आपको, एल्युमिनियम की परसेंटेज निकालिए। बहुत सिंपल है ना बेटा। यदि एल्युमिनियम की परसेंटेज निकालिए तो एल्युमिनियम इसमें कितना है ये पता कर लो। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है आप लोगों को मालूम है ना? 13। 27 होता है, ठीक है ना? गॉट इट। सोडियम का कितना होता है? 23। मतलब सोडियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास। यदि देखो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, एल्युमिनियम कितनी परसेंट है यदि निकालना है तो आपको निकालना होगा मास ऑफ एल्युमिनियम, टोटल मास ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ओके, into 100। गॉट इट। ओके, परसेंट एल्युमिनियम क्या होगा, एल्युमिनियम का टोटल मास कंपाउंड में कितना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो इस कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। सोडियम का आपको मास याद है कि नहीं, मॉलिक्यूलर मास? पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, एटॉमिक मास 22। 23 होती है, तो 23 इंटू 3। फ्लोरीन का आपको मालूम है 19 होता है, इंटू 6। ओके, अब इसको ऐड करोगे तो चलो 210 आ जा रही है, 210 यू आती है। ओके, तो मास ऑफ एल्युमिनियम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल्युमिनियम कितना अमाउंट है 27 है, इसमें टोटल मास 210 है, गॉट इट, इनटू 100। ओके, तो रफली 27 को हम 30 भी मान सकते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाय क्या करें, ओके 20। व्हाट इज द थ्योरेटिकल कंपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम पूछा गया तो एल्युमिनियम 27 है, डिवाइडेड बाय 210 इंटू 100 कर लो। कोई दिक्कत? निकाल लोगे आप लोग, सॉल्व कर सकते हो ना, हो जाएगी? यस सर। चलो Yes. चलिए, शायद ऑप्शन मैच ना करे तो एक नन ऑफ दीज भी मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक आंसर मैच नहीं करेगी इससे, तो एक नन ऑफ दीज भी है शायद इसका आंसर। तो आप लोग कर सकते हो, सम को बना लोगे आराम से, वेरी सिंपल है। ठीक उसी प्रकार इस सम को बना लोगे, व्हाट इज थियोरेटिकल कंपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम इन एल्युमिनियम ऑक्साइड, बना सकते हो? Yes. सर। अच्छा, मुझे लग रहा है ना आप लोगों को जो एटॉमिक मास होते हैं वो भूल गए हो आप लोग, एटॉमिक मास आपको याद नहीं है। मैं एक सिंपल तरीका से आप लोगों को एटॉमिक मास पहले याद करवा देता हूँ, एक मेथड होता है जिससे आराम से याद हो जाएगा। ओके, अच्छा देखता हूँ कितनों को याद है, मुझे बताना, क्या नाम है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 3 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 7 7। बेरिलियम का एटॉमिक मास पूछ रहा हूँ। 9। 9। 9। 9। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया, अब आज के बाद कभी नहीं कंफ्यूज हो। ध्यान से देखना, मैं जो जो लिखूंगा ना स्क्रीन पे वो ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है? देखो, अच्छा ये तो आप लोगों को मालूम है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ कार्बन 612, तो ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, एटॉमिक मास। Mass. ठीक है ना? ये क्या बताता है,
एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर नंबर, ठीक है ना, गॉट इट। एटॉमिक नंबर क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, यदि न्यूट्रल एटम है। और एटॉमिक मास क्या होती है? एक एटम के मास के बराबर लगभग होती है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, है ना। एटॉमिक मास में हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, ओके। अब आप लोगों को एटॉमिक मास अक्सर एलिमेंट की मालूम होनी चाहिए, ओके। अब एक सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ किस तरह से आप याद रख सकते हो, देखिएगा। देखो देखो एटॉमिक नंबर तो आपको याद है ना बच्चों, 30 तक तो एटॉमिक नंबर याद होगा आप लोगों को। Yes, sir. एटॉमिक नंबर आपको याद होगा। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। यदि एटॉमिक नंबर इवन है, ध्यान से सुनो, इवन एटॉमिक नंबर है तो एक नियम चलता है कि मास नंबर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, मास नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर, ओके। मास नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर। बस कुछ एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन आप दिमाग में रखना, बाकी सब जगह आपको ये नियम काम आएगा, ओके। एक एक्सेप्शन है आपका बेरिलियम के केस में एक्सेप्शन है, ओके, और एक एक्सेप्शन है आपका आर्गन का केस में, ओके। देखो 4 का डबल से ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है, ओके। अब देखिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं अब हीलियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मास नंबर होता है 4, डबल कर दिया आपने, ठीक है ना। हीलियम के बाद कौन सा ले लें हम लोग? बेरिलियम तो एक्सेप्शन है ना, बेरिलियम इज एक्सेप्शन, 4 9 है। Carbon. कार्बन का 6 होता है तो इसका एटॉमिक नंबर 12, ओके। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक है ना। तो यू लेते हैं हम लोग, 16 यू ऐसे, ओके। नियॉन का 10 है तो इसका एटॉमिक नंबर 20 यू हो गया, एटॉमिक मास, ठीक है ना, 20 यू हो गया। मैग्नीशियम का 12 है तो इसका 24, ठीक है। सिलिकॉन का 14 है तो इसका 28, सल्फर का 16 है तो 32, आर्गन में नहीं होगा, ठीक है ना। कैल्शियम का 20 है तो 40, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि ये नियम लाइटर एलिमेंट के लिए अच्छा चलता है, हर जगह ये नियम नहीं चलेगी, बट हाँ आपको जितना जो मालूम होना चाहिए वो ये नियम से काम बन जाता है। अब एटॉमिक नंबर देखो, ये वाला आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा तो इसलिए प्लीज इसको आप नोट कर लेना। एटॉमिक नंबर यदि ऑड है, एटॉमिक नंबर ऑड है तो जो मास नंबर होती है, ओके, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर +1 होती है। एक्सेप्शन यहाँ पे है, एक्सेप्शन है आपकी, एक होती है आपकी केस हाइड्रोजन की 1H1, देखो सेम है, और दूसरी होती है एक एक्सेप्शन नाइट्रोजन की जो 7 है और 14, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो बाकी चलो आपको मैं दिखाता हूँ। लिथियम का 3 है तो दुगना +1 7, ठीक है ना। बोरोन का 5 है तो कितना होगा? 11, ठीक है ना। फ्लोरीन का 9 है तो कितना होगा? 19, ठीक है ना। सोडियम का 11 है तो कितना होगा? 23. अल्मुनियम का 13 है तो कितना होगा? 27. फास्फोरस का 15 है तो कितना होगा? 31. है ना। क्लोरीन का तो आप लोगों को याद ही रहता है, 35.5 लेते हैं, एवरेज लेते हैं, ओके। पोटासियम का 19 है तो कितना होगा? 39, ठीक है ना। तो लाइटर एलिमेंट के लिए ये लॉ लगा के आप याद रख सकते हो, और इतना ही आपको दिमाग में रखना, नहीं तो बाकी वाले हायर वाले के तो आपको दिया रहेगा,
ओके, ये दिमाग में रखिएगा। एक सेकंड। ओके, बना लोगे ना ये वाला क्वेश्चन फिर? आप कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। No, sir. आगे हम लोग बढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है ना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक इंपॉर्टेंट नियम है और इसका स्टेटमेंट इतना टेढ़ा स्टेटमेंट है कि समझने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपको इस स्टेटमेंट में नहीं जाना, पहले इस नियम को समझ लो, ये नियम क्या बोलता है। सबसे पहले इनको पहचान लो, सब पहचानते होंगे। इनका नाम क्या है बता दो जरा। अरे यार, इनको नहीं पहचानते हो तो दुखी वाली बात हो जाती है। जॉन डाल्टन। ठीक है ना, जॉन डाल्टन। ठीक है ना, जॉन डाल्टन ने 1803 में एक नियम दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। ये नियम क्या बोलता है पहले समझ लो, फिर इसके स्टेटमेंट में जाना। इसका स्टेटमेंट बहुत टेढ़ा है स्टेटमेंट। ये नियम क्या बोलता है देखो, मान लो दो एलिमेंट है मेरे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर भी बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके पानी भी बना सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकता है। तो ये नियम क्या बोलता है, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब बोलो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान से सुनना, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तब क्या होता है देखो। मैं बोल रहा हूं हाइड्रोजन का मास, मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन का मास वाटर में और हाइड्रोजन परऑक्साइड में। मुझे एक बात बताना, हाइड्रोजन का मास तो दोनों में सेम है, दो हाइड्रोजन है तो 2u मान सकता हूं। ऑक्सीजन पहला वाला में कितना u है? 16. 16U. 16u। दूसरा वाला में कितना है? 32. 32। तो देखो इसमें क्या है, मैंने क्या किया है, एक का मास दोनों में फिक्स रखा हुआ है, एक का मास दोनों में फिक्स रखा हुआ है। तो दूसरा जो एलिमेंट है वो आपस में ही एक रेशियो में है कि नहीं है? समझिए बात को। तो ये नियम बड़ा सिंपल में बोलता है कि यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो यदि एक का मास दोनों में फिक्स्ड है तो बाकी जो दूसरा एलिमेंट है वो आपस में ही एक रेशियो में रहेगा। ओके, एक और एग्जांपल देके समझाता हूं तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके 5 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते। बेटा आपका ऑडियो ऑन है, कोई बंद करना प्लीज, नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा। चलिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके 5 से ज्यादा टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स। देखो एक ऑक्साइड बनती है नाइट्रोजन की, दैट इज N2O। ठीक है, एक ऑक्साइड बनता है NO, एक ऑक्साइड बनता है N2O3, एक ऑक्साइड बनता है N2O4। ओके, एक ऑक्साइड बनता है N2O5। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन करती है तो 5 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रही है। तो देखो मैं जो नियम बोला था, दो एलिमेंट है, ठीक है ना, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है। तो एक का मास यदि हम इसमें फिक्स रखें, मान लो मास ऑफ नाइट्रोजन हम फिक्स रखते हैं, तो दो नाइट्रोजन मैं बोल रहा हूं चलो 28 ग्राम, ठीक है ना, एक नाइट्रोजन का 48, दो नाइट्रोजन का 28 ग्राम। इसको मैं दो कर देता हूँ, दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट हो जाएगा मास। तो दो नाइट्रोजन का 28, इसमें भी दो नाइट्रोजन का 28, इसमें भी दो नाइट्रोजन की 28, इसमें भी दो नाइट्रोजन की 28। अब मुझे एक बात बताओ तो पहला वाला में ऑक्सीजन का कितना मास है? 16 ग्राम मान सकते हैं। दूसरा में 16 नहीं, 2 से इंटू कर, 32 ठीक है ना, 32। ये वाला 48. ये वाला 64. ये वाला 80. 85. 80 ग्राम, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, दो एलिमेंट लिया है,
और उन दो एलिमेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रही है, तो एक का मास मैंने क्या किया है, फिक्स किया है सब में, गॉट इट। तो दूसरा जो ऑक्सीजन है, क्या वो आपस में एक रेशियो में है? यस, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। यस, ये दूसरा वाला आपस में ही 1:2, 2:3, 4:5 आपस में ही एक रेशियो में। समझिए बात को, वेरी सिंपल लॉ। इसका स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लेना, खुद समझ लेना, बट मैं हल्का सा समझा देता हूं। दो, देखो ध्यान से समझाता हूं। व्हेन मतलब जब दो एलिमेंट कंबाइन करके ओके मोर देन वन कंपाउंड बनाती है, ठीक है ना, तो हम लोग यदि एक का वेट फिक्स कर देते हैं, एक का वेट फिक्स कर देते हैं, तो दूसरा वाला जो रहता है ओके वो आपस में ही एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में रहेगा। गॉट इट? स्टेटमेंट को आप पढ़ लेना, समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना इस लॉ में? नो सर। No, sir. No, sir. चलिए अब आते हैं गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक इनका नाम है, गे-लुसाक। इन्होंने 1808 में एक नियम दिया था। ओके 1808 में जो नियम आई थी इनका, इन्होंने बोला था कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, इन्होंने बोला था कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन कांस्टेंट रखा जाए तो गैसेस आपस में जब कंबाइन करेगी वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगी। सिंपल बोलने का मतलब क्या है? मान लो H2 गैस लिया, Cl2 गैस लिया, ओके पूरी रिएक्शन के दौरान मैंने कोई टेम्परेचर प्रेशर में बदलाव नहीं किया, तो ये बना 2HCl गैसियस। तो बोलने का मतलब ये जो कॉम्बिनेशन हुई है रिएक्शन बैलेंस्ड है, यदि इसका मुझे एक वॉल्यूम जरूरत पड़ेगा तो इसका भी एक वॉल्यूम जरूरत पड़ेगा और इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। ओके तो मतलब गैसेस कंबाइन कर रही है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जो बन रहा है वो 1:1 रेशियो में कंबाइन कर रहा है और 1:2 प्रोडक्ट दे रहा है। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो जब भी कंबाइन करेगी वो एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करेगी और जो प्रोडक्ट भी बनेगा वो एक डेफिनेट रेशियो में ही बनेगा। अंडरस्टूड? बोलने का मतलब क्या है? यदि मैं हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम लूंगा और क्लोरीन का एक वॉल्यूम लूंगा तो हमें HCl हमेशा 2 ही वॉल्यूम मिलेगा। गॉट इट? समझ गए? चलो एक और इक्वेशन से समझाता हूँ, ये इक्वेशन से समझने में चीजें आसान होती है। N2 plus H2 gives NH3। सब गैस है, ध्यान देना, ये वाला नियम सिर्फ गैस के लिए लागू होती है, सॉलिड लिक्विड के केस में लागू नहीं होगी। सॉलिड लिक्विड के केस में ये लॉ लगाओगे तो नॉट वैलिड। ओके तो नाइट्रोजन गैसियस, हाइड्रोजन गैसियस, अमोनिया गैसियस, कौन बालक मुझे बैलेंस करके बताएगा? N2 plus 3H2 gives 2 NH3. वेरी गुड बेटा। ओके तो ये कॉम्बिनेशन हो रही है नाइट्रोजन का, यदि मैं एक वॉल्यूम लेता हूं तो हाइड्रोजन की 3 वॉल्यूम जरूरत होगी और अमोनिया की 2 वॉल्यूम बनेगी। ओके मैं ये भी बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन का मैं एक मोल लेता हूं। मोल मालूम है ना बेटा, एक मोल कितना होता है? 6.022 into 10 to the power minus 24. पावर 23 है ना। तो यदि मैं नाइट्रोजन का एक मोल लेता हूं तो हाइड्रोजन का कितना मोल जरूरत होगा? 3 मोल जरूरत होगा। अमोनिया कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा। 2 more. यदि मैं नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेता हूं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल लेता हूं, तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना? आप बोलोगे कि मैं नाइट्रोजन का 1 ग्राम लेता हूं, हाइड्रोजन का 3 ग्राम बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन का 3 ग्राम जरूरत होगा और अमोनिया का 2 ग्राम बनेगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मास के टर्म में आप ये रिलेट नहीं कर सकते हो। ये दिमाग में रखिएगा, ये लॉ में आप वॉल्यूम रिलेट कर सकते हो। हाँ बोल सकते हो कि मैंने इसका यदि 10 लीटर लिया है, ओके तो हाइड्रोजन का कितना लीटर जरूरत पड़ेगा? 30.
30 लीटर, है ना। 10 लीटर लिया तो 30 लीटर। अमोनिया कितना लीटर बनेगा? 20 लीटर, ठीक है ना। तो इस लॉ से आप वॉल्यूम रिलेट कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स रिलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूल रिलेट कर सकते हो, लीटर्स रिलेट कर सकते हो, बट मास को रिलेट नहीं कर सकते। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि इसका 50 लीटर लिए थे, अमोनिया कितना लीटर बना, तो वो बता सकते हो। आपको बोल देगा कि इसका 100 मोल्स लिए थे, अमोनिया कितना मोल्स बनेगा, आप बता सकते हो। बट आपको कितनी बोल देगा नाइट्रोजन 10 केजी लिए थे, अमोनिया कितना केजी बनेगा, तो वो आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। मास का रिलेशन इस नियम में नहीं चलता है। आप ध्यान से देखना, लॉ नॉट वैलिड फॉर सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड या लिक्विड के केस में ये नियम वैलिड नहीं है, ओके। यदि सॉलिड या लिक्विड आ जाती है इक्वेशन में, तो उनके वॉल्यूम को आप 0 ले लेना, ठीक है ना। उनके वॉल्यूम को आप 0 ले लेना, गॉट इट, दिमाग में रखिएगा। तो ये जो लॉ है, दिस लॉ रिलेट्स, मतलब ये लॉ से आप रिलेशन वॉल्यूम का जोड़ सकते हो, मॉलिक्यूल्स का जोड़ सकते हो कि इतना मॉलिक्यूल लेंगे उतना मॉलिक्यूल बनेगा, मोल का ले सकते हो कि इतना मोल लिया उतना मोल बनेगा, बट नॉट मास। बट मास का रिलेशन नहीं जोड़ सकते, ये दिमाग में रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए अब इस लॉ से रिलेशन एक क्वेश्चन बनाया जाए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एसिटिलीन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि नहीं बच्चों? एसिटिलीन का फॉर्मूला मालूम है? नहीं मालूम? चलो तीन ही ऑप्शन देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पहले देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एकदम आराम से बनाना। बोल रहा है कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बनेगा यदि, नहीं पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम जरूरत पड़ेगा यदि आप 200 ml एसिटिलीन को जलाते हो, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ओके। एसिटिलीन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे को C2H2 हाँ तो बोल कहे नहीं गए बेटा, मालूम है आपको तो, ठीक है ना। तो C2H2 आपने लिया, ठीक है ना, एसिटिलीन। आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए, ऑब्वियस सी बात है आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। C2H2 एसिटिलीन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों रिएक्ट की तो बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस वाटर लिक्विड, ठीक है ना। अब बताओ आगे क्या करोगे? सबसे पहले तो इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बताओ? कौन मुझे बैलेंस करके बता सकता है? देखते हैं, कोई बालक मुझे बैलेंस करके बता सकता है? तो CO2 के पहले एक 2 लग जाएगा और O2 के पहले एक 2 लग जाएगा। CO2 के पहले 2 लग जाएगा, O2 के पहले 2 लग जाएगा, ओके। बट मुझे नहीं लग रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस हुई है। 5 है और इधर तो 2 ही हो गए, 4 हो गए ना। एनीबॉडी? 2C2H2 plus 5O2 gives 4CO2 plus 2H2O. 2C2H2 plus 5O2 हाँ gives 4CO2 plus 2H2O. हाँ, अब बैलेंस, ठीक है ना, दिस इज बैलेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पूछा गया है कि कितना ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा, इसके 200 ml लिए गए, ओके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। इसका 2 वॉल्यूम लेंगे तो इसका भैया 5 वॉल्यूम जरूरत पड़ेगा, इसका 4 वॉल्यूम बनेगा, ओके। इसका तो 0 ले लेते हैं, ये लिक्विड है क्योंकि, ओके। लिक्विड का वॉल्यूम को 0 ले लेना, सॉलिड लिक्विड का, गॉट इट। अब बच्चों ध्यान से देखो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। 2 वॉल्यूम के लिए ध्यान से देखिए, सिंपल मैं बनाता हूं। 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 requires 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन,
कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। यदि मैं बोलूं एक वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर 5/2 वॉल्यूम ऑक्सीजन, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब बोला गया 200 ml, तो 200 ml है तो ml ले लेता हूँ। 200 ml C2H2 रिक्वायर्स 5/2 इंटू 200, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। काटेंगे तो कितना हो गया 500 ml, तो ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा 500 ml, ठीक है ना। ऑक्सीजन जरूरत है 500 ml, गॉट इट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों, ये वाला 200 ml लिए थे, ऑक्सीजन 500 ml हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनना चाहिए ये मुझे बताओ तो। यदि मैं ये 200 लिया हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 400 बनेगा ना। ओके, दुगना 4 गुना, ओके, दुगना का 4 गुना, ओके, गॉट इट, समझ गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड 400 बनेगा। C2H2 200 लिया हूं तो 200 से कितना बनेगा, ये 400 बनेगा ना। ये 2 वॉल्यूम बनती है तो ये 4 वॉल्यूम बनती है, तो दुगना बनता है, तो 200 ये बना तो ये 400 बना, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन बनाएगा देखो, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस दे रहा है 2HCl गैसियस। आपको पूछा गया व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर। ओके, रिजल्टेंट जो बचेगा उसका कितना कॉम्पोजिशन होगा। ओके, कोई ट्राई करेगा, ट्राई कीजिए, देखो इनिशियल कितना लिए हम लोग, कितना रिक्वायर्ड है ना। रिक्वायर्ड क्या रेशियो है, बैलेंस है ना इक्वेशन। रिक्वायर्ड है बेटा 1:1 बनेगा 2, ठीक है। इनिशियल कितना है 6 लीटर है, ये 5.6 लीटर है। इनिशियल में ये कुछ नहीं बना है, स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बना है, फाइनली क्या कहानी होता है वो देखेंगे। अच्छा बच्चों एक चीज मुझे ध्यान से बताना, ध्यान से देख के, ठीक है ना। ये वाला रिएक्शन 1:1 के रेशियो में होना है, ओके, गॉट इट। अब देखिए इसका 6 लीटर लिया गया है, इसका 5.6 लीटर लिया गया है, गॉट इट। तो 6 लीटर के लिए तो 6 लीटर मौजूद है नहीं, है कि नहीं। 6 लीटर के लिए तो 6 लीटर है नहीं मौजूद, तो पर मैं ये बोल सकता हूँ 5.6 लीटर के लिए 5.6 लीटर तो मौजूद है ना, गॉट इट। तो फाइनली क्या होगा 5.6 लीटर पूरा कंज्यूम हुआ, 5.6 लीटर, ओके। और 1:1 रेशियो में कंबाइन कर रहा है तो इसका भी 5.6 ही लीटर यूज होगा, ठीक है ना। तो फाइनली H2 का कुछ बच जा रहा है, 0.4 लीटर बच जा रहा है, ये वाला तो 0 लीटर होगा, ओके। अब ये कितना बनेगा ये डिटरमाइन 6 लीटर नहीं करेगा, क्योंकि 6 लीटर में तो कुछ पार्ट यूज नहीं हुआ है। डिटरमाइन करेगा ये 5.6 लीटर जो पूरी तरह से यूज हुआ है, तो दुगना है इसका, है ना। 1:2 रेशियो में है, तो 5.6 लीटर कितना बनाएगा 11.2 लीटर बनाएगा। समझ गए बात को, तो ये दिमाग में रखिएगा। फाइनली 11.2 लीटर बनता है, बट आपसे पूछा गया है रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर कितना होगा। मिक्सचर मतलब ये भी तो बचा हुआ है जो मौजूद होगा, तो आंसर 11.2 लीटर प्लस 0.4 लीटर होगा, ये दिमाग में रखिएगा। व्हाट इज दैट इज 11.6 लीटर आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल्स में बाद में पढ़ने वाले। ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। मान लो एक पल के लिए कि मेरे पास 10 कप दूध है, ठीक है ना, और 4 पैकेट कॉफी है, वो जो 1 रुपया वाला पैकेट आता है ना वो वाला, ठीक है ना, नेस्कैफे वाला 4 पैकेट कॉफी है। एक पैकेट से आप एक ही कप कॉफी बना सकते हो, 10 कप मिल्क है मेरे पास,
आप मुझे एक बात बताओ कि कॉफी कितना कप बनेगा? 4 कप। कप। 4 कप। 4 कप बनेगा, है ना? 4 कप कॉफी बनेगा। ओके, देखो मेरे घर में 10 कप दूध पड़ा हुआ था, बस 4 ही पैकेट कॉफी है। हमें मालूम है कि एक पैकेट कॉफी से एक ही कप कॉफी हम बना सकते हैं, कोई जुगाड़ वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना? तो आपको मालूम है कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो 1:1 रेशियो में हो रही है। ओके, तो यहाँ पे कितना कप कॉफी बनेगा ये डिटरमाइन कर रहा है वो रिएक्टेंट जो कम है, ना कि जो ज्यादा है। हमेशा दिमाग में एक चीज रखिएगा, जो रिएक्टेंट एक रिएक्शन में कम होती है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिटरमाइन करती है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। आप 100 कप दूध ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब तक आपके पास कॉफी 4 पैकेट है तो कॉफी का कप 4 ही कप बनेगा। अंडरस्टूड? तो रिएक्शन एक पर्टिकुलर रेशियो में होती है और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो वही डिटरमाइन करेगा जो कम क्वांटिटी में, जिसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसलिए मैंने रेशियो क्लोरीन को पकड़ के जोड़ा। 5.6 था तो इंटू 2 11.2 लीटर किया। मैं इसको हाइड्रोजन को पकड़ के नहीं निकाला, ये हाइड्रोजन 6 था तो 6 इंटू 2 12 बोलता है, 12 लीटर बना, तो वो नहीं, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में था, ये तो बच गया। जो पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है उसी से हम लोगों को रेशियो जोड़ना है प्रोडक्ट का, जिसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स प्रोडक्ट। समझ आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नो बट लिमिटिंग रिएजेंट डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। What volume of propane is used for every 100 centimeter cubed of oxygen? बनाओ, ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सिर्फ बैलेंसिंग में आप फंसना मत। बैलेंसिंग आता है ना आप लोग सबको? यस सर। Yes. बैलेंसिंग का एक आसान मेथड भी होता है, दिक्कत नहीं होगा आपको बैलेंस करने में, ठीक है? टाइम निकाल के बता दूंगा बैलेंसिंग, बट आप आई होप आप क्लास 11th में आ चुके तो बैलेंसिंग मालूम। क्या बोल रहा है कि कितना प्रोपेन का वॉल्यूम जरूरत पड़ेगा यदि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। प्रोपेन का फॉर्मूला आई सपोज आपको मालूम हो, C3H8. वेरी गुड, मेथ एथ प्रॉप। ओके, ये एल्केन है C3H8। आप किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन के साथ। तो आपको मालूम है कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होती है तो रिएक्शन तो सेम होता है, क्या बनता है? CO2 plus water. CO2 plus H2। ठीक है ना? एक यही लिक्विड है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जीरो है, पर बैलेंसिंग करने में इसका यूज करना है। ओके, चलो बच्चों मुझे बता दो, बैलेंस करके देखते हैं कौन मुझे सही बैलेंसिंग बता रहा है। क्या होगा सही बैलेंसिंग? Sir, C3H8 5O2 is equal to 3CO2 plus 4H2O. ठीक है ना? सबने बैलेंस कर लिया होगा आई सपोज, बहुत इजी तो बैलेंसिंग होती है। तो अब देखिए इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इसका मैं एक वॉल्यूम यदि लूंगा तो भैया ऑक्सीजन का 5 वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना? गॉट इट? अब आप निकाल सकते हो आंसर क्या होगा, बताओ तो जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? 20। हाँ, Option B. बी? यस। यस, राइट। 20 सेंटीमीटर। हाँ हाँ सही है, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन को 1 वॉल्यूम प्रोपेन चाहिए, है ना? 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन पूरी तरह 1 वॉल्यूम C3H8 को जला देता है। 1 वॉल्यूम 1/5 को, ठीक है ना? दिया कितना हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब कितना को 1/5 इंटू 100, आसान है? चलो ठीक है, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक लॉ में आते हैं, बहुत सिंपल लॉ है, इसको हम लोग
एवोगाड्रो लॉ भी बोलते हैं। गॉट इट? चलिए, एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, एक सेकंड रुकना, तो एनोटेट मेरा काम कर रहा है। तो देखो, एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, मैं कुछ डब्बे ले रहा हूं, ठीक है ना, बहुत सिंपल लॉ है, इसको हम लोग डब्बा लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने 4 डब्बे लिए, ओके, इसको मैं डब्बा लॉ बोलूंगा। देखो, मैंने 4 डब्बा लिया हुआ है, इस डब्बे के अंदर जितना प्रेशर है, इस डब्बे के अंदर भी मैंने इतना ही प्रेशर रखा है, इस डब्बे के अंदर भी मैंने इतना ही प्रेशर रखा है, इस डब्बे के अंदर भी मैंने इतना ही प्रेशर रखा है, ठीक है ना। इस डब्बे के आसपास जो टेम्परेचर है, इसमें भी वही टेम्परेचर, इसमें भी वही टेम्परेचर, इसमें भी वही टेम्परेचर, ठीक है ना। इस डब्बे में जो वॉल्यूम, इस डब्बे का जो वॉल्यूम, इस डब्बे का वही वॉल्यूम, इसका भी वही वॉल्यूम, ठीक है ना। अब मान लो एक पल के लिए इसमें मैं कोई एक गैस भरता हूं, मान लो गैस ए, मैं इसमें गैस बी भरा, ओके, इसमें गैस सी भरा, इसमें गैस डी भरा, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ बोलता है कि ये फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा गैस लिए हो, गैस ए लिए हो, बी लिए हो, सी लिए हो या डी लिए हो, यदि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की कंडीशन सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए के बराबर होगी बी के, बराबर होगी सी की, बराबर होगी डी की, ओके, वेरी सिंपल लॉ। एवोगाड्रो लॉ का यदि स्टेटमेंट में लिख दूं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure contains equal number of molecules. ठीक है ना। ये डब्बा नियम क्या बोल रहा है, देख लो, ये डब्बा नियम बोलता है कि यदि वॉल्यूम गैसेस के इक्वल हैं और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन इक्वल है तो कोई भी गैस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ओके, गॉट इट। जैसे कि मैं मान लो इसमें नियॉन गैस लेता हूं, ओके, मैं इसमें आर्गन नहीं, मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, मैं इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेता हूं, मैं इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड लेता हूं, ये फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कौन सा गैस लिया है, बट हाँ ये जनरल फैक्ट होगी कि सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। जैसे कि देख लो, ओके, एक मिनट रुक जाना आप लोग थोड़ा सा, चलिए। तो एवोगाड्रो लॉ क्या बोल रहा है, देखो मान लो ये बैलून जो है, 3 बैलून है, तो 3 बैलून में मैंने डिफरेंट गैसेस भर के रखे हैं, ठीक है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सेम है, तो इस गैस में जितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उतना ही नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी इतना ही, यदि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है। ही इज मिस्टर एवोगाड्रो, जिन्होंने ये नियम दिया, ओके। क्या बोल रहे हैं, बैलून्स जो हैं उन सारे बैलून्स की वॉल्यूम सेम है, अब वॉल्यूम सेम है, प्रेशर, टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के नंबर भी सेम, ओके, वेरी सिंपल लॉ। चलो इस लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, मजा आ जाएगा, आराम से आंसर देना इसका। 4 गो गैस है ना, हाँ। Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules, okay, बनाओ चलो।
चलिए बनाइएगा, क्या होगा, क्या होगा आंसर, अब बनाइएगा, ठीक है। So option B. Option B. ऑप्शन बी कंफर्म, Yes, sir. राइट आंसर। ठीक, बोला गया है 4 डब्बा है, ठीक है ना। एक डब्बा में मैंने आर्गन भर दिया है, ठीक है ना। दूसरे डब्बा में मैंने हाइड्रोजन भर दिया, ठीक है ना। तीसरा डब्बा में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया, चौथा डब्बा में अमोनिया भर दिया, ठीक है ना। अब देखो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलती किए थे। गलती क्या होगा आपसे, देखो आपने सोचा है कि चलो ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। चलो, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम सारे कंटेनर के सेम है, इक्वल वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा सेम होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम होगा। मान लेते हैं इसका एक्स मॉलिक्यूल है, इसका भी एक्स मॉलिक्यूल है, इसका भी एक्स मॉलिक्यूल है, इसके भी एक्स मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम होगा, ओके। बट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। देखो क्वेश्चन घुमाया हुआ है, एटम्स पूछ रहा है। तो बच्चे हड़बड़ा में मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और 1:1:1 आंसर मार के चल जाएंगे। बट ये ध्यान देना है, देखो आर्गन एक मोनो एटमिक गैस है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होती है। हाइड्रोजन एक डाई एटमिक गैस है, डाई एटमिक समझते हो ना, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, ओके। तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो तो ऑब्वियसली 1:2:3:4 हो जाएगा। गॉट इट, है ना। वैसे एटम्स मान लो एक्स मॉलिक्यूल है तो 1x 2x 3x 4x होगी, तो रेशियो निकालोगे तो 1:2:3:4। चलो ये वाला बताओ। क्या होगा, Y/2. y/2, वेरी सिंपल। B. बोला गया है कि 50 ml गैस ए का लिया गया है, ओके, जिसमें y मॉलिक्यूल्स है। 50 ml गैस ए का लिए, उसमें y मॉलिक्यूल है। अब बोल रहा है कि 25 ml यदि गैस बी का ले, सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो कितना मॉलिक्यूल्स होगा। अब देखो 50 ml ऑफ गैस ए में y मॉलिक्यूल है, तो 25 ml यदि मैं गैस ए का ही लेता हूं तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स भी आधे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वॉल्यूम आधा कर दिया, मॉलिक्यूल्स आधे हो जाएंगे। तो अब गैस ए लू या गैस बी लू, क्या फर्क पड़ता है। यदि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो जितने ए के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने बी के होंगे। गॉट इट। अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, बताना आंसर। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए हैं, ओके। तो फॉलोइंग चीजें दिया है, तो कौन सी लॉ है ये। Law of conservation of mass. Yes. Conservation. तो मास तो 8.8 ग्राम और 11.2 ग्राम प्रोडक्ट जोड़ोगे तो 20 ही आएगी, और रिएक्टेंट भी 20। ये वाला which of the following is the best example of law of conservation of mass। वेरी गुड। ये वाला ऑप्शन में एग्जैक्टली मेंशन कर दिया गया अमाउंट, जिससे हम अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। A. यही है ना, सिंपल सा। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन सर ए। ये वाला क्या होगा बताओ तो।
एक एक्सपेरिमेंट में इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट था, इतना एसिटिक एसिड कंजर्वेशन मास मासी की कंजर्वेशन, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 14.2 14 पॉइंट। Irrespective of source, pure sample of water always yields 88.89% mass of oxygen and 11.11% mass of hydrogen. This is explained by the law of constant composition. Constant composition. जोसेफ प्राउस्ट का नियम। constant propagation The percentage of copper and oxygen in samples of copper oxide obtained by different method was same। हाँ, कहीं से लाओ, constant proportion ही तो होता है वो। The law of definite proportion was given by John Dalton Joseph Proust। Which one of the following pair of compound illustrate the law of multiple proportion? Last one. D Obviously, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे तो एलिमेंट ही बदल गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सोडियम और ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, एलिमेंट बदला हुआ है। हाँ, इसमें टिन टिन क्लोरीन क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट। Among the following pairs of compound, the one that illustrates the law of multiple proportion is D. D होगा, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन सेम है, कॉपर ऑक्सीजन सेम। इसमें कॉपर ऑक्सीजन का मास देखो दोनों में सेम है, 1:1 है, और इसमें 1:2 रेशियो में आपस में, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास की कॉन्सेप्ट। रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, हल्का सा डिस्कशन करते हैं इसको, डिटेल्स में तो नेक्स्ट ही क्लास में देखेंगे, बट चलो आपसे मैं हल्का सा डिस्कशन करता हूँ। हाइड्रोजन के एक एटम का मास ग्राम में कितना होता है, किसी को मालूम है क्या? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, चलो मैं लिख दिया हूं, अलग बात है। कार्बन एटम का एक एटम का मास कितना होगा ग्राम में? 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। समझ गए मालिक? तो मेरा बोलने का मतलब है कि ठीक है, चलो मैं ग्राम में लिख दे रहा हूँ, बट मुझे एक बात बताना, मुझसे आप पूछोगे कि सर यहाँ से चांद तक का डिस्टेंस आप बताइए ना थोड़ा, मैं बताऊंगा कि इतना मिलीमीटर, तो आप मुझे क्या बोलोगे, क्या बात कर रहे हैं सर, मिलीमीटर में यहाँ से चांद का डिस्टेंस आप बता रहे हैं, इतना लंबा डिस्टेंस। तो मिलीमीटर क्या राइट डिस्टेंस है यहाँ से कोई सैटेलाइट या कोई प्लैनेट के डिस्टेंस को बताने के लिए? नहीं, है ना, उसके लिए हम लोग लाइट ईयर यूज करेंगे, या किलोमीटर, चलो मैक्सिमम, मतलब बहुत छोटा करना है तो किलोमीटर यूज कर लेते। बट मुझे एक बात बताओ कि चलो एटम पे आते हैं, ये जो मास मैंने लिखा है, ये मास क्या बहुत बड़ा है कि बहुत छोटी है? बहुत छोटा है सर, बहुत छोटा है। तो डू यू थिंक कि केजी या ग्राम राइट यूनिट है एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए? नो सर, No, sir. राइट यूनिट नहीं है, केजी और ग्राम नॉट राइट यूनिट। तो 1961 की बात है, IUPAC ने, IUPAC का नाम सुने हो ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड Yes, अप्लाइड। sir. यस सर, 1961 में IUPAC ने निर्णय लिया कि अब किलोग्राम या ग्राम के माध्यम से एटम के मास को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्बन का एटम लेंगे, और वो कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास 12 है। वैसे कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, ये सब आइसोटोप होते हैं कार्बन के। बट आपको कौन सा कार्बन लेना है? वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है।
तो 1961 में IUPAC ने बोला कि एटम के मास को अब बताने के लिए कार्बन एटम का इस्तेमाल किया जाएगा। किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा देखते हैं। ओके, उन लोगों ने अपने मर्जी से बोला कि 1 एटम ऑफ कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है उसको हम लोग मान लेंगे 12 एटॉमिक मास यूनिट। अपना मन से वो लोग मान लिया। ओके, गॉट इट। तो उन्होंने क्या माना कि एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट मान लिया उन्होंने। अब उन्होंने बोला कि इस मास को आप एक काम करो 1/12 से इंटू कर दो। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को इंटू कर दो। तो इधर मैंने 1/12 से इंटू किया तो इधर भी 1/12 से इंटू कर, कट गया आ गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या होती है, एक कार्बन 12 एटम का 1/12 मास। ठीक है ना, मान लो ये एक कार्बन का एटम है तो इसका मात्र आपको 1/12 मास लेना है। ओके, तो व्हाट इज AMU? 1 AMU, तो 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है ना। अब IUPAC ने बोला इसी के आधार पे आपको डिफरेंट चीजों के मास को बताना है। जैसे कि यदि मैं हाइड्रोजन बोलता हूं, हाइड्रोजन का मास है 1.008 AMU। तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि हाइड्रोजन का मास जो है ना, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है ना, वो लगभग बराबर मास का है 1/12 कार्बन 12 एटम का। यदि मैं बोलता हूं हीलियम 4.003 AMU, तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि हीलियम के एक एटम का मास लगभग 4 गुना है 1/12 कार्बन 12 एटम का। ओके, यदि मैं ऑक्सीजन बोलता हूं 15.995 AMU, तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक ऑक्सीजन एटम का मास लगभग 16 गुना है 1/12 कार्बन 12 एटम का। समझ के कंपेयर कर रहे हैं आप। जैसे कि आप मानो 10 केजी चीनी खरीदते हो, तो 10 केजी शुगर जो खरीदते हो, वो जो 1 केजी का बटखारा रहता है उसका कितना गुना रहता है? 10 गुना रहेगा, है ना। 1 केजी बटखारा का 10 गुना रहता है 10 किलो चीनी। ठीक उसी प्रकार आप किसी भी चीज का एटॉमिक मास बोलते हो तो इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि वो कितना भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम। ओके, गॉट इट। अब IUPAC ने बाद में बोला कि AMU के जगह आप यूज करोगे U। कोई चेंज नहीं, मतलब सिंपल सा कहानी था। जैसे किसी का नाम मान लो राहुल है, ठीक है ना, किसी का नाम राहुल है, बाद में उसका नाम बदल के पप्पू कर दिया मान लो, तो दुनिया उसको फिर पप्पू के नाम से जानेगा। ओके, उसी प्रकार IUPAC ने बोला कि भैया AMU जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको AMU नहीं बोलेंगे, उसको U बोलेंगे। ठीक है ना, U बोले तो यूनिफाइड मास। तो 1 AMU बोलो या 1 U बोलो, दोनों एक ही चीज है। बट IUPAC ने बोला है आप AMU नहीं बोलना है, U बोलना है, तो आप सिर्फ U लिखो। ठीक है ना, गॉट इट। चलिए, इसी प्रकार मैंने बहुत सारे एटम का एटॉमिक मास लिख दिया है यहाँ पे, जिसको आपको बढ़िया से देख लेना है। ओके, ये वाला गलत। इन सब के एटॉमिक मास को आप दिमाग में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। और बाकी सब तो आपको मैंने बता दिया है कि किस ट्रिक से याद रखना है, सिंपल वाले। ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। गॉट इट। थैंक यू फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग, हंसते रहो, खेलते रहो, बट जितना पढ़ाऊं उसको पढ़ते ही रहो। ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे बेटा। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।